हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है मेरे दोस्त। तो इसीलिए आगे हम बढ़ने वाले हैं। आज बात करेंगे, वो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की बात कर रहे हैं। भौगोलिक संरचना वो चीज होती है जिसके कारण बहुत सारी अलग अलग उच्च आवाच बन जाते हैं, मतलब पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है, कैसे उसका गठन हुआ, कैसे निर्माण हुआ, कैसे बनी वो भौगोलिक संरचना, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एग्जाम्स में। तो क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है और दोस्तों पे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी चैनल पर आपकी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये पूरा मध्य प्रदेश है ना। अब ये मध्य प्रदेश अचानक से तो आ नहीं गया, आ गया क्या? नहीं आया। एक बहुत ही पुराने समय की बात है, बहुत ही पुराने समय, मतलब जब पृथ्वी का विकास हो रहा था। पृथ्वी का जब विकास हो रहा था तो उसके लिए एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, है ना। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनने से पहले आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था। और ये एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, है ना, पर्यावरण शास्त्री हुआ करते थे। इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो इनका ऐसा कहना था कि ये जो पृथ्वी है पूरी की पूरी, ये पृथ्वी पहले एक साथ जो महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट सारे के सारे, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, है ना। ये पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, महाद्वीप जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। सो जिसको पेंजिया बोला गया, क्या बोला गया? पेंजिया बोला गया। और इसके आसपास चारों ओर पूरा ये महासागर हुआ कर रहा था। तो ये महासागर जो है इसको बोला गया पैंथालासा। क्या बोला गया? पैंथालासा। और यही पेंजिया पैंथालासा जो है यही बस हुआ करते थे, एक महाद्वीप एक महासागर, ठीक है। फिर इससे कुछ समय पश्चात ये पेंजिया दो भागों में टूटने लग गया। अब जब ये दो भागों में टूटने लग गया तो ऊपर वाले क्षेत्र को बोला अंगारा लैंड। क्या बोला? अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाले क्षेत्र को बोला गोंडवाना लैंड। क्या बोला? गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से ऊपर से, अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद यूरेशिया। क्या भैया? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया। ये कहां से बने? इस अंगारा लैंड से। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? गोंडवाना लैंड से बना दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। अफ्रीका के अलावा यहां पे हम बात करें तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4 महाद्वीप किससे बने? इस गोंडवाना लैंड से। अब इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट टूट के आगे आ गया था इधर, जो आज के समय में भारत कहलाता है ना। तो भारत भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यही पूरी कहानी है। इसके बाद भी ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आई, क्योंकि भैया अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब सटीक नहीं दे पाए थे, लोग बाग उनसे समर्थित नहीं थे, मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक। तो फिर इनकी पूरी थ्योरी मान्य नहीं करी गई। फिर बाद के बड़े बड़े शास्त्रियों ने, शास्त्री मतलब जो भी साइंटिस्ट थे, उनने मिल के एक थ्योरी दी जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। और आज दुनिया भर में यही थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। सो ये कहानी है पूरी की पूरी किसकी? आपकी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस पे हमें बात करना है। इसके कारण ही कहीं ना कहीं आज की जो व्यवस्था है वो चल रही है, ठीक है। तो आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है। कब की बात है? 30 करोड़ साल पहले की बात है। विश्व के सभी महाद्वीप जो हैं वो एक भूभाग के रूप में हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? एक भूभाग के रूप में, जिसको हमने क्या किया? बोला पेंजिया। बोला क्या? बोला पेंजिया। और सारे महासागर जो है वो इकट्ठे होते थे पैंथालासा। ये जो पेंजिया है ये बृहद महाद्वीप कहा जाता है। एक ही महाद्वीप था, है ना, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर एक समुद्र था, महासागर, जिसे पेंथालासा कहा जाता था। तो हमने बात कर ली। फिर एक समय आया, कुछ समय बाद, 30 करोड़ साल पहले तो इकट्ठा था, फिर धीरे 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 समय चेंज हुआ और टाइम आया किसका? टाइम आया पैलियोजोइक का। क्या आया भैया? पैलियोजोइक और मेसोजोइक। ये महाकल्प हैं।
समय को और बांटा है फिर। तो पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा में क्या हुआ भाई साहब, विभाजन हो गया। किसका विभाजन हो गया, पेंजिया का विभाजन हो गया दो भागों में। दो भागों में हुआ तो एक भैया भाग जो उत्तर वाला है उसको अंगारा लैंड बोला और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसका उत्तर में और उत्तर पूर्व में, उत्तर और उत्तर पूर्व, इसमें अभिसरण हुआ। अभिसरण मतलब ये खिसका चलन हुआ, जो अभी वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के रूप में विस्तृत है। कौन सा, इसी अंगारा लैंड का जो हम बात करें। देखो हमने बात करी ना कि इस गोंडवाना लैंड का कुछ पोर्शन टूट के उत्तर उत्तर पूर्व की ओर अभिसृत हुआ, जो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। यही है, इसी में मध्य प्रदेश भी आ जाता है ना। तो फिर अपने पास जो है, अगर हम बात करें तो हुआ ये कि केवल भारत का ये हिस्सा जो है ये टूट के आया था। ठीक है, ये पूरा भाग टूट के आया था उस किससे, गोंडवाना लैंड से। यही उत्तर का जो विशाल पर्वतीय मैदान वाला भाग है और जो हमारा हिमालय है ना, ये हिमालय जो है ये भी बाद में बना है सब। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बाद में बनी संरचनाएं, केवल इतना भाग जो है वो टूट के आया था। बाद में हिमालय की रचना हुई और उसके बाद जो उत्तरी भारत के मैदान है उसकी रचना, है ना। ये हमने भूगोल में पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ में आई चीजें। चलो, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे उत्तरी भाग जो है इसका, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग जो है वो आज फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, उत्तरी भाग। ठीक है, समझ में आई। इसके अंतर अब हम समझेंगे कुछ चीजें। ठीक है, तो भाई साहब ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ ऐसे मध्य प्रदेश बना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये थोड़ा और ऐसा कर लो। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश है। डन। अब मध्य प्रदेश में अपन चीजें समझें। देखो होता ये है कि जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी तो भैया सूर्य से अलग होके बनी थी। तो उसके अंदर क्या है, हलचलें हुई, सारी चीजें हुई, फिर जीवन की उत्पत्ति हुई, पानी इत्यादि आया, सारी चीजें। इसके बाद से समय समय पे जब ये देखो यार गर्म चीज होती है, गर्म चीज सूर्य से, सूर्य तो गर्म है क्योंकि, तो सूर्य का भाग है गर्म गर्म पूरा पिघला हुआ। फिर जब वो ठंडा हुआ ना तब उससे क्या निर्माण हुआ, पाषाण का निर्माण, यानी कि पत्थर बना। और पत्थर फिर धीरे धीरे अलग अलग कैटेगरी में अवसाद के रूप में छटता चला गया, तो उससे संरचनाएं होना चालू हुई पत्थर से। जी हाँ, तो भूगर्भिक हलचलें जो पृथ्वी के अंदर की हलचलें हैं, इनके कारण ये पूरा विशाल भूभाग, कौन सा विशाल भूभाग, जो प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय भारत का भूभाग है, इस भूभाग में कगार पर्वत, पठार, है ना, ये सारी चीजें जो है बनना चालू हुई, स्थलाकृतियां बनना हलचलों के कारण। और इसके अपर्दन से, अपर्दन मतलब टूटन फूटन से, अपक्षय से, वो भी इसी के सम्मिलित होती है। अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया होती है कि उसमें कमजोर पड़ना, टूटना, झरना, ये अपक्षय अपर्दन कहलाता है। तो इससे क्या हुआ, चट्टानों और वनस्पतियों के अवसादों के रूप में निक्षेप निकले, कचड़ा निक्षेप निकला। और इन अवसादों के रूपांतरण के फलस्वरूप क्या हुआ भैया, मध्य कार्बोनिफेरस, ये समय है मध्य कार्बोनिफेरस का। इसके बाद कोयले बनना चालू हुआ, कोयले का निर्माण हुआ, है ना। वनस्पति और पत्थर हैं, जब वो जीवाश्म इत्यादि दब गए, है ना, सो ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, तो कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले के निक्षेप के रूप में इनका निर्माण हुआ। और अंतिम रूप से समय आता है प्लीस्टोसीन। कौन सा, प्लीस्टोसीन काल आता है। उसके बाद होलोसीन है, इसमें भैया क्या हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ उत्तर भारत। समझ पा रहे हो। तो ऐसे कर करके पूरा आज का भारत बना है। और ये जो प्लेट है, भारतीय प्लेट जिसको कहते हैं, ये खिसक के धक्का लगा रही है किसको, यूरेशियन प्लेट। तो और जो हिमालय है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी क्या, ये तो सच्चाई ही है कहीं ना कहीं। अब हम बात करें संरचना की, बात करें तो मध्य प्रदेश की संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्या है, पठारी है इलाका। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल है। प्रायद्वीपीय भारत ही निकल के आया था ना, उसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। सो मध्य प्रदेश कैसा है,
संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मध्य प्रदेश। और प्रायद्वीपीय पठार जो है भूवैज्ञानिक इतिहास में कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यह जलमग्न नहीं हुआ। प्रायद्वीपीय कभी जलमग्न नहीं हुआ, पानी में नहीं था, तो ऊपर ही था पानी। जलमग्न प्रायद्वीपीय पठार का भाग कभी हुआ ही नहीं। केवल कुछ समय के लिए इस पठार का कुछ भाग छिछले समुद्र में ढक गया था बस, है ना। और इस कारण प्रायद्वीपीय पठार पर अलग अलग कालों की भूवैज्ञानिक संरचना का विकास भी हुआ है। अगर पानी के अंदर होता तो उतना विकास नहीं हो पाता, लेकिन समुद्र में थोड़ा सा भाग जो था वो छिछले समुद्र में ढका था, बाकी पूरा भाग पानी में नहीं है, ऊपर ही रहा है, तैरता ही रहा है। तो अलग अलग समय का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है भूगर्भिक रूप से, है ना। अब बात करें तो मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो पठार वाला ही हिस्सा है, हमें पता है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इस कारण से यहाँ पे अलग अलग कालों में भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलता है वो अपन देख लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज है, ये है क्या, इसको बोलते हैं रॉक। रॉक मतलब चट्टान। तो चट्टानें जो है अलग अलग समय में अलग अलग हुई। सबसे शुरुआती चट्टान जो है बिल्कुल लावा जैसी, बिल्कुल गर्म, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान इसको कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल शुरुआती चट्टान है और यहाँ पे उन चट्टानों से उनके परिवर्तित रूप निकल के आए। 3 बेसिक चट्टानें होती हैं। एक होती है भैया आग्नेय चट्टान, क्या होती? आग्नेय, जिसको इग्नियस बोलते हैं। फिर सेडिमेंट्री होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक इसको कहा जाता है, कायांतरित, ठीक है। सो ये आग्नेय के टूटन फूटन से अवसादी बनती है, अवसादी के टूटन फूटन और उसके चेंज होने से कायांतरित बनती है। ये 3 प्रकार की चट्टान है। लेकिन चट्टानें भी ये बड़े रूप है। अंदर से अगर बात करें तो इनके अलग समूह समझ में आते हैं। यहाँ पर भूवैज्ञानिक संरचना जो मध्य प्रदेश में अलग अलग समय में मिलती है वो इसके हिसाब से, इन सेल समूह के हिसाब से समझ में। ये देखो सबसे पुरानी चट्टानों के समूह है सेल समूह, जिसको आर्कियन सेल समूह कहा जाता है। उसके अवसाद से, उसके टूटन फूटन से, उसके चेंज होने से धारवाड़ समूह बनता है चट्टानों का। फिर कडप्पा सेल समूह है, विंध्यन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, क्रिटेशियस कल्प और तृतीयक सेल समूह। ये प्रमुख प्रमुख भूगर्भिक चेंज हुए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग समय में, ठीक है। एक एक को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आद्य महाकल्प, या इसको बिल्कुल शुरुआती समय जब पृथ्वी बिल्कुल स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, उसको आर्कियन भी बोलते हैं। सो आर्कियन सेल समूह कहते हैं। यह आद्य महाकल्प की चट्टानें भी कहलाती हैं, शुरुआती समय, है ना, बिल्कुल शुरुआती। तो इस चट्टान में पृथ्वी की ये पहली कठोर चट्टानें कहलाती है। सबसे शुरुआती कठोर चट्टान कौन सी कहलाएंगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, बिल्कुल शुरुआती पृथ्वी के बनने के समय की ये चट्टानें मानी जाती हैं। और इन प्रारंभिक चट्टानों में कोई जीवधारी तो था ही नहीं। होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले जीव थोड़ी आए, पहले तो व्यवस्थाएं हुई ना, फिर जीवधारी आएंगे। सो जीवाश्म के अवशेष मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे भैया। तो जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते इन चट्टानों में, समझ पा रहे हो। जब जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलेंगे तो कोयला वोयला मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। काय को मिलेगा? वो तो जीवाश्मों से ही बने, ठीक है। क्योंकि तत्कालीन समय में पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ ही नहीं। पहले तो पृथ्वी खुद सेट हो जाए, फिर तो वो विकास करेगी जीवों का। तो इस समय जब प्रारंभिक चट्टानें आद्य महाकल्प की, इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। इस युग की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहां मिलेंगी? बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड नीस के रूप में ये पाई जाती है। किसके रूप में? नीस के रूप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में आद्य महाकल्प की चट्टानों के साक्ष्य सकरी पहाड़ियों में, इनमें क्या मिलता है? बिल्कुल शुरुआती ये सबसे कठोर पत्थर हैं, ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट मिलेगा, सिल मिलेगा, डाइक मिलेंगे। ये जो है पत्थर जो हैं ये किस प्रकार के हैं? आर्कियन प्रकार के हैं। गुलाबी, ग्रेनाइट, सिल, डाइक बुंदेलखंड क्षेत्र में ये मिलते हैं। बिल्कुल शुरुआती समय की चट्टानें हैं, आर्कियन सेल समूह इनको कहा जाता है, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश में आद्य महाकल्प की चट्टानें जो है, इनका निर्माण कैसे हुआ है? तरल लावा जो था, भाई देखो यार, पृथ्वी बनी तो सूरज से है और सूरज तो बिल्कुल गर्म है, खौलता हुआ है, तो वो लावा ही है ना। वो टुकड़ा जब टूटा,
उस तरल लावा का जब धीरे धीरे ठंडा होना वो चालू, तो शुरुआती चट्टान जो लावे से बनी है वही है। सो तरल लावे के ठंडे होने के कारण और छिछले क्षेत्र में इसका निक्षेपण हुआ, इस कारण से क्या है, आद्य महाकल्प की चट्टानों का निर्माण होता है। और इन दोनों प्रकार की चट्टानों का प्रादेशिक और तापीय कायांतरण हुआ। कायांतरण मतलब बदलना, चेंज होना। सो अधिक हो गया, इसलिए ये भैया अब इन दोनों में हम क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अंतर नहीं बता सकते कैसे हैं, क्योंकि भैया दोनों कायांतरित हो गई हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सी पुरानी कौन सी। ठीक है, इसके बाद आता है धारवाड़ समूह। ये थोड़ा सा ठीक है, इस धारवाड़ समूह की चट्टानों में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। जी हाँ, धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण कैसे होगा, वही जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं यानी आद्य महाकल्प की चट्टानें, इन आद्य महाकल्प की चट्टानों का अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब वो धीरे धीरे घिसती चली जाएंगी, पुरानी होती जाएंगी, है ना। सो वो अपर्दन के कारण जो निकले पदार्थ हैं उनसे धारवाड़ समूह के सेलों की संरचना हुई है। धारवाड़ समूह विकसित हुआ है अत्यधिक ताप और दाब, ये तो मेन चीज है, इसके कारण इनका कायांतरण हो गया है। कायांतरण मतलब चेंज होता चला गया है। और चट्टानें अधिकतर क्या है, अब जो चट्टानें वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं बची, वो चेंज हो गई। कैसी हो गई हैं, फाइलाइट के रूप में, ये खनिज है, सिस्ट के रूप में, स्लेट के रूप में, ये सब खनिज हैं, इसके रूप में अब ये चट्टानें मिलेंगी आपको। ठीक है भाई, प्राचीन चट्टानों के अपर्दन से बनने के कारण इनमें जीवाश्म तो नहीं है जीवाश्म नहीं है, लेकिन इनमें कुछ खनिज मिल जाता है, जैसे फाइलाइट से स्लेट, ये भी अपने आप में खनिज हैं। ठीक है, सो इन समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्यतः जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना, ये बालाघाट है, ये छिंदवाड़ा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जबलपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, सो इस क्षेत्र में आपको ये चट्टानें प्रमुखतः धारवाड़ क्रम की मिल जाएंगी। अभी इनके बारे में और पढ़ना है, धारवाड़ क्रम के भी अलग अलग विभेद किए गए हैं। जी हाँ, जबलपुर में इस सेल समूह से रवेदार डोलोमाइट चूना पत्थर, यानी कि डोलोमाइट और संगमरमर चूना पत्थर जो है ये कहाँ पाया जाता है, नर्मदा की घाटी में मिलता है। जो संगमरमर की पहाड़ियां बनी हुई है ये वही तो है भैया। ठीक है, छिंदवाड़ा में धारवाड़ सेल समूह से अलग सीरीज निकली है जिसको सौंसर सीरीज, सिकोली सीरीज, इन दोनों सीरीज के रूप में जाना जाता है। इन सीरीज में जो धारवाड़ क्रम से बन के आई हैं, इन्हीं सीरीज में पाया जाता है क्या, मैग्नीज। क्या पाया जाता है, मैग्नीज, जो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है इसके उत्पादन में। मैग्नीज बहुत बड़ा खनिज है, समझ रहे हो। तो ये कहां से आई है, इस धारवाड़ सेल की चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। कौन सी सीरीज में, आपकी सौंसर सीरीज में और सिकोली सीरीज में। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, इसलिए इसको भूलना नहीं है कि मैग्नीज कौन से सीरीज में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की, सिकोली और सौंसर सीरीज में। फिर बालाघाट में बात करें तो बालाघाट में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो बालाघाट और उसके आसपास के भागों में धारवाड़ क्रम की चिपली सीरीज है। क्या है भैया, चिपली सीरीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालाघाट में कौन सी सीरीज है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, तो चिपली सीरीज है। और इसमें क्या मिलता है भैया, इसमें मोटी स्लेट, फाइलाइट, ये ज्यादा मिलती हैं। कहां पे, इस चिपली सीरीज में स्लेट मिलेगी, पाइलाइट मिलेंगे, ये प्रमुख रूप से यहां पर पाए जाते हैं। चिपली क्रम की बात करें चट्टानों की, जो धारवाड़ क्रम की ही अगली सीरीज मानी जाती है, इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में है। और इन चट्टानों में पाइलाइट, पैलाइट भी इसको कहते हैं, क्वार्टजाइट। क्या भैया, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट ऐसी चीज है जो क्वार्ट्ज आपने सुना होगा ना, वही है ना, ग्रीन स्टोन, मैग्नीज, ये सभी प्रमुख खनिज हैं जो पाए जाते हैं। याद रखिएगा कहां पे, इस चिपली क्रम की सीरीज में। चिपली क्रम की सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई यहां मैग्नीज पाया जाता है ना। चलो, धारवाड़ क्रम की अन्य सीरीज की बात करें तो सकोली सीरीज। ये सकोली सीरीज जो है राज्य के जबलपुर में जनरली ज्यादा पाया जाता है। इस सकोली सीरीज में डोलोमाइट और संगमरमर ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यह सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर
माना जाता है, जो भैया कहाँ, जबलपुर में इस सकोली क्रम में मिलता है। ये चट्टान ही तो है, ठीक है। सौसर क्रम महाराष्ट्र के क्षेत्र में जनरली ये ज्यादा पाया जाता है। नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक ये पूरी सौसर क्रम लगी हुई है, बिछी हुई है चट्टानें, यही वहां पाई जाती हैं पट्टी के रूप में, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सौसर क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, तो भैया ये पूरी आपको मिलेगी नागपुर से लेके छिंदवाड़ा। ये छिंदवाड़ा है, ये नागपुर है नीचे, ठीक है। सो वहां ये आपको पूरी मिल जाती है। कडप्पा सैल समूह, ये भैया इसके बाद अगला सैल समूह, धारवाड़ के बाद कडप्पा, कुड़प्पा भी इसको कह देते हैं, क्योंकि पहले ये देखो याद रखो, धारवाड़ नाम क्यों पड़ा, धारवाड़ जगह का नाम है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुड़प्पा कर्नाटक में जगह का नाम है, जहां पर ये सबसे पहले में तो नाम रख दिया, ठीक है। कडप्पा सैल समूह, विंध्यन सैल समूह, विंध्यन इसके बाद आएगा, ठीक है। तो कडप्पा सैल समूह जो है ये विंध्यन से पुराना है, प्राचीन है, और कडप्पा सैल समूह की चट्टानें टूटी और कायांतरित हो चुकी है, पुरानी है ना, जी हाँ। ये चट्टानें छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रमुखता पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान अपने पास थोड़ा सा बचा है, बाकी तो छत्तीसगढ़ में चला गया है ना। तो ये भैया प्रमुख रूप से वहीं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के बिजावर, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के बिजावर, बिजावर पड़ता है कहाँ पे, छतरपुर जिले में। पन्ना, पन्ना तो जिला ही है। ग्वालियर, ग्वालियर ये है ना। सो ये वाला पूरा ऐसा गया है ये, ठीक है। याद रखिएगा, कडप्पा सैल समूह, इसमें पाया जाता है हीरा, है ना, हल्के में मत लियो, ठीक है। सो इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर जैस्पर, ये खनिज है। पोर्सलेनाइट, क्या पोर्सलेनाइट, हॉर्नस्टोन, ये सभी के सभी प्रमुख पत्थर हैं या फिर खनिज हैं जो इस कडप्पा सैल समूह के या कुड़प्पा सैल समूह में पाई जाती हैं। निचले कडप्पा सैल समूह की बिजावर सीरीज में क्या मिलता है भैया, हीरा मिलता है। क्या मिलता है, हीरा। हीरा बिजावर सीरीज की चट्टानों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हीरा किस में पाया जाता है, बिजावर क्षेत्र सीरीज, मतलब ये बिजावर सीरीज में हीरा पाया जाता है। कहाँ मिल रहा है, पन्ना में मिल रहा है ना, बिजावर पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है विंध्यन सैल समूह। विंध्यन सैल समूह और कायांतरित हो गए, ठीक है। तो विंध्यन सैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में, इनकी मोटाई जो है 4200 मीटर की मोटाई है इन चट्टानों की, 4 किलोमीटर से ज्यादा की मोटाई है विंध्यन सैल समूह की। और जलज प्रकार की चट्टानों पर अंतर्भौमिक क्रियाएं जो है, भूमि के अंदर जो क्रियाएं होती है उन्हें अंतर्भौमिक क्रियाएं कहते हैं। इनका प्रभाव इन पे नहीं पड़ पाया, ठीक है। मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का विस्तार कहाँ है, सोन नदी का नाम सुना है, सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चंबल क्षेत्र में, ये पूरा ऐसी बिछी है ये, ठीक है। क्या, विंध्यन सैल समूह, है ना। और पश्चिम में राजस्थान तक ये विस्तारित हुई हैं विंध्यन सैल समूह की चट्टानें। कडप्पा समूह की चट्टानों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। लोअर और अपर विंध्यन के रूप में इन विंध्यन क्रम की चट्टानों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। लोअर विंध्यन समूह की जो चट्टानें हैं उसमें विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वतमाला का नाम सुना है, जो पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है दुनिया की, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक, नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित है। ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, विंध्याचल श्रेणी कहलाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो ये फैली है उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर। सोन की घाटी, भीमा घाटी, इसका विस्तार पाया जाता है। सोन घाटी में ये चट्टानें 914 मीटर मोटाई की बात चल रही है, ठीक है। चूने के पत्थर, सैल, बालू पत्थर इस रूप में मिल जाती है। तो इन्हीं सैल समूहों में तो, चट्टानों में तो खनिज पाए जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल, अपर विंध्याचल की बात करें तो ये है जो समूह है इन चट्टानों का विस्तार नर्मदा के उत्तर में कैमूर, रीवा, भांडेर, ये कैमूर, रीवा, भांडेर वाला ये वाला इलाका है, ठीक है। तो यहां पर मिलती हैं। और इन चट्टानों में अल्प मात्रा में छोटे छोटे जीव जंतु, क्योंकि जीवाश्म में थोड़ा बहुत मिलना चालू हो गया, अब भैया विकास होने लग गया जीवन का, ठीक है। सो छोटे जीव जंतु और वनस्पतियों के कुछ चिन्ह यहां पर मिल जाते। कहां, अपर विंध्यन सीरीज। इसमें इमारती पत्थर,
बहुत ज्यादा मिल जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इमारतों को बनाने में किया जाता है। इमारती पत्थर मतलब समझ रहे हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के पाषाण जो आते हैं जिन्हें तराश के भवन बनाए जाते हैं या किले बनाए जाते हैं, तो वही यहाँ पर ऐतिहासिक पत्थर इनका हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना में कोयला मिलता है पूरे सेल समूह में, है ना, क्योंकि इसमें जीवाश्मों के साक्ष्य मिलना चालू हो गए थे। ठीक है, सो गोंडवाना सेल समूह की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र में, बघेलखंड के क्षेत्र में, बघेलखंड पठार वाला जो हिस्सा है वहां मिलती है। कौन सी, गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें। ये सेल समूह जो है एक अर्धवृत्त के रूप में, अर्धवृत्त समझ रहे हैं, ये पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त मतलब आधा है। ठीक है, सो ये ऐसा मिलेगा आपको इसी क्षेत्र में। ठीक है, सो अर्धवृत्त के रूप में उत्तर में सीधी से लेके दक्षिण में रायगढ़ तक, मतलब रायपुर के आगे रायगढ़, वहां तक विस्तारित है। और इस समूह में जो पत्थर हैं उनकी एक रूपता ऐसी है, ये किनारे जो हैं इनके भ्रंश हो गए, भ्रंश मतलब छट छट गए हैं। गोंडवाना सेल समूह के गठन में क्या है, बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। इसमें मोटी और महीन दोनों चीजें, बालू मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, इनकी परतें आपको मिल जाती हैं जो एक दूसरे में बदलती रहती हैं। अब भाई साहब बात कर लेते हैं गोंडवाना सेल समूह। इसको भी बांटा गया है, विभाजित किया गया है 3 भागों में। तो लोअर गोंडवाना सेल समूह, मध्य गोंडवाना सेल समूह और अपर गोंडवाना, यानी समझ रहे हो लोअर, मिडिल, अपर। ठीक है, ये गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हैं जो 3 भागों में बांटी गई हैं, लोअर, मिडिल, अपर। ठीक है, अब देखो भैया लोअर की बात करें तो लोअर गोंडवाना सेल समूह जो है वो तालचेर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तालचेर चट्टानें कौन सी हैं, तो ये लोअर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जिन्हें तालचेर के नाम से जाना जा रहा है। मुख्य रूप से सोन और महानदी की घाटी में ये पाई जाती हैं। सतपुड़ा के क्षेत्र में भी इनको देखा जाता है। ठीक है, सोन महानदी की घाटी में, सतपुड़ा क्षेत्र में ये मिल जाती है। ये 10 से 122 मीटर की मोटाई वाली चट्टानें हैं, याद रखिएगा, 10 मीटर से 122 मीटर, 100 मीटर से भी मोटी इनकी परत है। और भूवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका जो परिवहन है वो कैसे, हिम और जल दोनों के द्वारा हुआ। उस समय भैया हिम युग पड़े हैं 5-5, 3 बड़े हैं और 2 उसके अंदर सब कैटेगराइज हैं। तो हिम युग आपने सुना होगा, आइस एज का नाम सुना होगा, है ना, बिल्कुल बर्फ बर्फ हो गई थी पूरे में, फिर वो बर्फ से ही तो पानी बना। तो हिम और जल दोनों के द्वारा इनको परिवहित किया गया है। यह निष्कर्ष भी निकाला है कि उस काल में शीत युग के प्रभाव में यह क्षेत्र रहा होगा या यह चट्टानें रही होंगी। शीत युग मतलब वही हिम युग जिसको कहते हैं। पेंच घाटी का नाम सुना है, हमने बात कर चुकी है, बिल्कुल पेंच, है ना, टाइगर रिजर्व है, पेंच अभ्यारण्य भी है जिसको प्रियदर्शनी उद्यान कहा जाता है। मोगली लैंड की बात करी थी हमने। तो पेंच घाटी क्षेत्र जो है, पेंच नदी जहां से निकलती है, उसके अलावा मोह पानी क्षेत्र है। ये क्या है, कोयला क्षेत्र है, कोयला इनमें सर्वाधिक पाया जाता है। और कोयला किसमें, तालचेर सेल समूह में पाया जाता है। ठीक है भैया, हमने बात कर ली। तो तालचेर किसको कहते हैं, लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचेर कहा जाता है। और तालचेर सेल समूह में ही कोयला पाया जाता है, क्योंकि यहीं से भैया आपको जीवाश्म ज्यादा देखने को मिलेंगे। कोयला ओयला जो है वनस्पति और जीवों के जीवाश्मों से ही तो बने, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। दूसरी मध्य गोंडवाना सेल समूह की बात कर ले, यानी बीच वाली बात कर रहे हैं, मिडिल वाली गोंडवाना सेल समूह। तो मध्य प्रदेश में मध्य गोंडवाना सेल समूह जो है ये समुचित इसका विकास सतपुड़ा क्षेत्र में ही हुआ है। इसको 4 स्तरों में देखते हैं, 4 स्तर इसके मिल जाएंगे आपको, पंचेत, पचमणी, देनवा, बागरा। ये जगह हैं, पंचेत, पचमणी का नाम तो आपने सुना ही होगा, देनवा और बागरा, इन समूह की चट्टानें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। पचमणी क्षेत्र में महाकाय, महाकाय यानी बहुत बड़ी आकार वाली मोटी तह वाला बालू का पत्थर यहां पर मिल जाता है इन चट्टानों में। और लोहे की अधिकता इन चट्टानों में पाई जाती है। इस कारण से पीले से लाल रंग के ये आपको मिल जाएंगी, क्या, बालू, बालू यानी मिट्टी। ठीक है, पचमणी सेल के ऊपर देनवा का आवरण है, देनवा सेल समूह आ जाएगा किसमें, मध्य गोंडवाना समूह के अंतर्गत। अपर गोंडवाना समूह की बात करें तो अपर गोंडवाना सेल समूह जो है सतपुड़ा और बघेलखंड, इसमें ये सतपुड़ा क्षेत्र है और ये बघेलखंड क्षेत्र है। सतपुड़ा, बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में क्या है, आपका अपर गोंडवाना सेल समूह मिल जाएगा। इसमें बालू का पत्थर और सेल मिलते हैं। ठीक है,
इसमें कोयले की परतें भी आपको मिल जाती हैं, कोयले बनते हैं वनस्पतिक पदार्थों से, तो वो भी मिलेंगे। चूने के पत्थर की परतें भी आपको यहाँ पर इस अपर गोंडवाना सेल समूह में मिल जाती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से इनको जाना जाता है, किसको? अपर गोंडवाना सेल समूह। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, क्रिटेशियस काल आ गया भैया। क्रिटेशियस काल तो आपने सुना ही होगा, है ना? नहीं सुना क्रिटेशियस? बिल्कुल, क्रिटेशियस वही वाला है। कौन सा समय? डायनासोर वाला। जी हाँ, वही समय। तो क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में मिलते हैं, ठीक है। और नर्मदा घाटी में नदी और एस्चुरी के निक्षेपण से जो सेल समूह मिलते हैं, इन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। धार के आसपास, है ना? तो बाघ सीरीज इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाघ सीरीज किसे कहा जाता है? तो जो नर्मदा नदी घाटी है उसके आसपास एस्चुरी वाला क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? बाघ सीरीज कहा जाता है। अन्य भागों में भी कुछ आपको क्रिटेशियस कल्प के सेल मिल जाएंगे। यह नए निक्षेपणों और लमेटा सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? लमेटा, ठीक है। लमेटा सीरीज किसको कहा जाता है? ये इसी को कहा जाता है क्रिटेशियस कल्प की सेल समूह को, ठीक है। इसमें सिलिका होती है। सिलिका मतलब होती है बालू। बालू जो अपन रेत होते हैं ना, उसको सिलिका बोलते हैं। इसमें सिलिका मिश्रित चूने के पत्थर मिलेंगे आपको, यानी रेत के साथ चूना भी मिल जाता है। मिट्टी मिश्रित बालू का पत्थर, ग्रिट, क्ले, ये सब मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं जो पत्थरों से निकाले जाते हैं। तो ये सेल आपको ज्यादातर क्रिटेशियस कल्प की सेलों में मिलने वाले हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष भी मिल जाएंगे। जीवाश्म के अवशेष अब सारी चट्टानों में मिलेंगे आपके बाद की, क्योंकि जीवाश्म स्टार्ट हो गए थे, मतलब जीव जंतु सब जीवन स्टार्ट पृथ्वी पर हो चुका है। तृतीयक सेल समूह, ये बिल्कुल बात करें इनकी तो तृतीयक सेल समूह सबसे आखिर वाला सेल समूह एक प्रकार से बोल सकते हैं, बिल्कुल आखिरी समय पे चल रहे हैं अपन। तृतीयक सेल समूह जो है गोंडवाना जब टूट के आ गया था, गोंडवाना से जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, सो टूटकर छोटे छोटे भागों में जब विभाजित हो गया था, तो उनके बीच का भाग सागर के नीचे डूब गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, जगह हुई तो सागर ऊपर आ जाएगा, तो वो डूब जाएगा बीच का भाग, ठीक है। और इस समय दक्कन का पठार जो है, जो वर्तमान आकार है अभी उसका, उसको मिला। तैथिस सागर का विशाल निक्षेपण जो है वो मोड़दार पर्वत अब कौन बन गया? बलित पर्वत, जिसको हिमालय कहते हैं, वो इसी तैथिस सागर पर बन गया। सो हिमालय पर्वत बन गया कब? इसी तृतीयक सेल समूह वाले समय में। और इस अंतर्भौमिक, है ना, जो पृथ्वी के अंदर वाली क्रियाएं हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश पर पड़ा। ये दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, सतपुड़ा वाला भाग, इस पर पड़ा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, जब बन गया था, अलग हो गया था सारी चीजें। तो ट्रैप, ट्रैप करना मतलब क्या होता है? चलना, सोपान या कदम बढ़ाना। तो भैया नीचे धसा हुआ भाग जो है वो ट्रैप कहलाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में जो भूगर्भिक हलचलें हुई, टूट टाट होना चालू हुई प्लेटों का, ठीक है। सो उसके कारण ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। जब भैया अलग होगा भाग तो नीचे से जो लावा भरा है वो निकलेगा, ज्वालामुखी हलचलें होंगी, पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचलें होंगी। तो उसके कारण क्या है भैया, ये सारी चीजें हुई हैं, जिससे दरारी उद्भेदन से क्या हुआ है? लावा फैल गया पूरे में। और लावा फैल गया तो दक्कन क्षेत्र में लावा के निक्षेप निकल के बाहर आए, फैल गए। और इस लावा में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, तो अधिक मात्रा थी, इसलिए क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण होना चालू हो गया, रवे बनना चालू हो गया। और बेसाल्ट, लावा का निक्षेप पठार के पूरे मध्यवर्ती महाराष्ट्र क्षेत्रों में फैल गया। महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र ज्यादा इससे पी जाता है। यह लावा जो है, इसकी मोटाई 50 मीटर से 3000 मीटर तक की मोटाई का लावा बिखरा। अब बस उसी से क्या हुआ कि पठार बन गया, और वो पठार का भाग लावा जो है धीरे 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 अवक्षेपित होता हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण भी हुआ। जी हाँ, है ना। और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा। किसका? आपका ये लावा वाला दक्कन ट्रैप का। मैं बता देता हूं एक बार आपको। देखो भाई, ये वाला पोर्शन जो है ये अलग निकल के आया था, यही तो टूट के आया था। तो ये वाले क्षेत्र पे जो है वो लावा बिखर गया। अब इस क्षेत्र पे लावा बिखर गया तो ऊंचाई से आएगा लावा, जब बिखरा तो ऐसे आएगा और ये कम होता चला जाएगा, यानी इधर ज्यादा उठा उठा है ना, और यहाँ कम हुआ। तो आप मान के चलो 50 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की मोटाई का ये लावा बिखरा।
तो यही तो पठार बन गया, दक्कन का पठार इसको ही तो कहा जाता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी? 50 से 3000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, जो बोलना है आपको। ठीक है, चलिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत आपका कर्नाटक में बिल्कुल मिल जाएगा, उत्तरी कर्नाटका में। ठीक है, सो इसका विस्तार इसका पाया जाता है। यह आग्नेय चट्टान है, क्योंकि भैया ये बिल्कुल अग्नि लावा ही तो है, तो आग्नेय चट्टाने हैं ये डक्कन ट्रैप वाली, फिर से है ना। सो आग्नेय चट्टान है, इनका विघटन और वियोजन होना, टूटना टूटना, जब ये जम गया लावा वाला पोर्शन, जमने के बाद ये चट्टान का रूप निर्मित हो गया, फिर धीरे धीरे टूटन फूटन हुई, है ना, कायांतरण हुआ, उसका परिवर्तन हुआ, अवसाद बनने चालू हुए, है ना। सो ये सब होने के कारण पठारी क्षेत्र के जो ऊपरी संस्तर हैं इनमें काली मिट्टी, गहरी भूरी, लाल, रेगुर काली, कपास मृदा, इन सबको कहा जाता है काली मिट्टी। एक प्रकार की, कहीं हल्की है, कहीं गहरी है, भूरी है, ये काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं, जिसमें कपास ज्यादा उगता है, इसलिए कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सो ये मिट्टी का विकास हो गया ऊपरी ऊपरी क्षेत्रों में, जब वो मिट्टी मतलब जो पत्थर हैं वो घिस 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 के छोटे छोटे कणों में विभाजित हुए, तो वो काली मिट्टी हो गई। ठीक है, क्योंकि लोहे की अधिकता है, चूने की अधिकता है, इसलिए काली हो जाती है। दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? मुंबई में मिल जाएगी आपको, मुंबई। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई घटती जाती है, जो हमने बात करी, क्योंकि लावा पश्चिम से बहा था, तो भैया पहले लावा बहेगा ऊपर, इस पे बहेगा, फिर इसके बाद तो ढलान पड़ती चली जाएगी, है ना, समझ रहे हो, तो ऊंचाई फिर ढलाई आना चालू हो जाएगी। सो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? ऊंचाई कम होती चली जाएगी, किसकी? डक्कन ट्रैप की। डक्कन ट्रैप को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भाग हैं डक्कन ट्रैप के। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो भैया एक तो निचला है, मध्यवर्ती, ऊपरी ट्रैप। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर है, ये मालवा वाला क्षेत्र, ये मालवा का पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पर काली मिट्टी पूरे में पाई जाती है। बाकी तो उस साइड गुजरात वाला पोर्शन है, और नीचे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिट्टी है, मतलब वही लावा बन गया दक्कन ट्रैप वाला। ठीक है, सो निचला ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप और ऊपरी ट्रैप, इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है डक्कन ट्रैप को। निचला ट्रैप जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के क्षेत्र में ये निचला ट्रैप पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर की है। कितनी है? 150 मीटर की ऊंचाई है इसकी लगभग। और निचले डक्कन ट्रैप के जो कण हैं, इनकी संरचना बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म है, इनकी परतें, राख और जीवाश्म इसमें मिल जाता है। बाघ और लमेटा जो सीरीज है ना, तो अलग अलग संरचनाओं वाले संस्तर इसी में स्थित हैं, और इनका निर्माण उत्तर क्रिटेशियस काल में होता। क्रिटेशियस काल, है ना, समझ पा रहे, जब डायनासोर हुआ करते। इनमें चूना पत्थर की परतें मिल जाती हैं, जिसके कारण कणों का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है भैया, निचला ट्रैप हो गया। मध्यवर्ती ट्रैप की बात करें तो मालवा और मध्य भारत के क्षेत्रों में विस्तार है। 1200 मीटर की ऊंचाई है, जीवाश्म इनमें नहीं मिलते हैं। ऊपरी ट्रैप की बात करें तो भैया ऊपरी ट्रैप जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ऊपरी ट्रैप। ठीक है, जीवाश्म के लक्षण मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी परतों के मध्य में राख की बहुत सारी परतें मिल जाती। और इसका विस्तार जो है वो वीर पठार के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। किसका? दक्कन ट्रैप का, ऊपरी वाली श्रेणी का। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं भूगर्भिक संरचना का। डिटेल तो अपन ने बात कर ली, अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जिनको आद्य महाकल्प की चट्टानें कहा जाता है। ये युग है इस समय का, सबसे पुराना युग है आद्य महाकल्प, है ना। इसमें ये जो साक्ष्य मिलते हैं इस प्रकार की सेल समूह के, वो भैया बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट, नीस, सिल और डाइक, इसके रूप में ये चट्टानें आपको मिल जाती है। ठीक है, कौन सी चट्टानें हैं? ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जिनमें ये सारे खनिज मिल जाते हैं। अब वो चट्टानें नहीं मिलती, ये खनिज के रूप में हो गए। कौन कौन से? गुलाबी ग्रेनाइट, नीस, सिल, डाइक। ठीक है भैया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं, ये भी अब चट्टानों के रूप में नहीं मिलती। बालाघाट में चिपली सीरी के नाम से इनको जाना जाता है। छिंदवाड़ा में सौसर सीरीज के नाम से इनको जाना जाता है, और बुंदेलखंड में बिजावर सीरीज के नाम से इनमें जाना जाता है ना। तो बालाघाट में यहाँ मैग्नीज मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैग्नीज के कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, और अलग अलग पाइलाइट वगैरह ये सारे सेल मिल जाते हैं, और बिजावर सीरीज में हीरा मिल जाता है। ये याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की तीनों चट्टानें, और ये तीनों क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में अलग अलग पूछे जा चुके हैं। चिपली सीरीज कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में। सौसर सीरीज छिंदवाड़ा में, और बिजावर सीरीज भैया बुंदेलखंड में पाई जाती है।
पुराण संघ की चट्टान है। पुराण संघ की चट्टान जो है मध्य प्रदेश में पन्ना, ग्वालियर की बिजावर श्रेणी, यही वाली कैमूर, भांडेर, रीवा श्रेणी जो है इनमें ये पुराण संघ की चट्टानें मिल जाती हैं आपको। पुराण संघ में हमने बात करी ली। द्रविड़ संघ, द्रविड़ संघ दक्षिण भारत वाला, मध्य प्रदेश में इसमें कोई साक्ष्य मिलेंगे नहीं क्योंकि द्रविड़ संघ है। कहां से मिल जाएंगे? मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, दक्षिण भारत का है। आर्य समूह, जी हाँ, आर्य समूह के साक्ष्य मिल जाएंगे सतपुड़ा बघेलखंड में। यहाँ पर कोयला घाटी है जो आर्य समूह की चट्टानें है। क्रिटेशियस कल्प की बिल्कुल मिल जाएंगी, क्रिटेशियस की बाघ लमेटा सीरीज जो है ये है ना। मालवा पठार में ज्वालामुखी संस्तर है, वो भी क्रिटेशियस कल्प का है। तृतीयक समूह, तृतीयक समूह का क्षेत्र जो है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र, तृतीयक समूह का आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्र है सैल समूह का। अब ये बात तो हमने कर ली भूगर्भिक संरचना की कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्या है पत्थरों से या सैलों से क्या है मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है, कौन कौन से सैल यहाँ पाए जाते हैं। अब वो सैलों के बाद हमें एक्चुअल में बात करनी है भौतिक संरचना की। ये मध्य प्रदेश ये है इसमें क्या क्या है, पठार कहाँ है ना, मैदान कहाँ है ना, वो सारी चीजें कौन कौन से पठारों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं भौतिक संरचना के आधार पर। ये देखो मध्य प्रदेश बेसिक 3 भाग हैं और 3 में अलग अलग भाग हो जाते हैं। जैसे मध्य भारत का पठार जो है मध्य क्षेत्र है, उच्च मध्य क्षेत्र इसको बोला जाता है। इसके अंदर 5 भाग आ जाते हैं, है ना। फिर नर्मदा सोन घाटी अलग है, बघेलखंड का पठार अलग है। तो बेसिक 3 भागों में बांटा है। नर्मदा सोन घाटी अलग है, बघेलखंड अलग है। ये जो मध्य भारत है इस मध्य भारत में क्या कह रहा हूँ, बुंदेलखंड का पठार अलग है, मालवा का पठार अलग है ना, विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर श्रेणी है। तो वो ऐसे अलग अलग इनको बांटा गया है। ये पूरा देख लो एक बार, हालांकि एक एक करके हम सब पे डिस्कस करने ही वाले। भाई चलो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि भाई भारत की भौतिक संरचना। मध्य प्रदेश जो है इसका अधिकांश भाग क्या है, उच्च भूमि पर। उच्च भूमि पर है, हमने बात करी हुई है कि क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है उत्तर वाला, तो उच्च भूमि तो है, उठा हुआ हिस्सा है ना, बिल्कुल। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर की ऊंचाई है। वो ऊंचाई किससे होती है? हमेशा ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसकी भौतिक संरचना में पर्वत है, पठार लिखना था, ये पत्थर लिख दिया इनने, ठीक है। पठार है, झील है, मैदान है, ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है हर जगह पे। हम देखेंगे अभी कहाँ कहाँ कैसी पाई जाती है। भौतिक संरचना और उच्चावच, उच्चावच मतलब उठाव, जितना भी है उठाव निचाव, इसके हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है ना। भौतिक संरचना में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, हमने बात कर ली है। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य उच्च क्षेत्र है। क्या है भैया? मध्य उच्च क्षेत्र है। इसके अलावा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और बघेलखंड का पठार है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो 3 भागों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? भौतिक संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब मध्य उच्च क्षेत्र जो है इसको अगेन हम 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, वो कोई समस्या नहीं है। पहले जब छत्तीसगढ़ हुआ करता था तो 11 भाग हुआ करते थे, ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य उच्च प्रदेश जो है राज्य में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है, मध्य उच्च क्षेत्र, ठीक है। या मध्य उच्च प्रदेश इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो क्या है? मध्य बीच का उठा हुआ प्रदेश है। यह विभिन्न पठारों की संयुक्त संरचना, अलग अलग पठार हैं जिनको हमने इकट्ठा लेके उच्च भूमि के रूप में पठार में सम्मिलित कर दिया है। इस क्षेत्र में 5 भाग होते हैं। इसमें कितने हैं? 5 भाग हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा है मालवा का पठार। क्या है भैया? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बिंद कगारी प्रदेश जिसको रीवा पन्ना का पठार भी कहा जाता है, और नर्मदा सोन घाटी। क्या भैया? नर्मदा सोन घाटी। ये 5 भाग जो है वो किसके हैं? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। एक एक को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ये देखो भैया, ये पूरा का पूरा भौगोलिक मध्य प्रदेश का विस्तार है, याद रखिएगा, पैमाने पर नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मध्य उच्च, मतलब ये बाला इधर से ऐसा मिला के, है ना, ये पूरा क्षेत्र जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र आ जाता है। नर्मदा सोन घाटी, है ना, सतपुड़ा वाला नहीं, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो ये 5 भागों में बट जाता है। क्या क्या है, कैसा है, अपन देखेंगे। सबसे पहले मालवा का पठार, सबसे बड़ा क्षेत्र है ये मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में। कहा? मध्य पश्चिमी भाग में मालवा का पठार विस्तृत है। इसको
उठे हुए भाग को मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में ये स्थित है। यहां से नीचे से नर्मदा नदी निकलती है, उसके उत्तर वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, मालवा का पठार कहलाता है। यह पठार दक्कन ट्रैप का ही भाग हुआ करता है, जो हम बात कर रहे हैं। यह लावा से निर्मित पठार, किससे निर्मित है, लावा से। पूरे मालवा के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है ना। बहुत बढ़िया। मालवा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य में पड़ता है। नर्मदा और चंबल, यहां से भैया आपकी अनूपपुर से होते हुई ये ऐसी पूरी नर्मदा नदी जाती है, और यहां से आपका इंदौर से निकलती हुई, इंदौर से निकलेगी ये, इंदौर से ऐसी निकलती हुई बागली से ऐसी जाती है चंबल, है ना। सो ये पूरा क्षेत्र जो है नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र जो है, ये क्या कहला रहा है, आपका मालवा का पठार कहला रहा है। और मालवा का पठार क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अगर हम मान लें 100%, जो कि कितना है भैया, कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आपको ही बताना है, आंसर बता दो जल्दी। 100% में से 28% का क्षेत्र क्या है, मालवा का पठार है। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो 20 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका भौगोलिक विस्तार है, 20 से, ठीक है भाई। इसके बाद ये उत्तरी अक्षांश है, और अगर इसकी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति मानी जाती है। कर्क रेखा इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो पूरे मध्य प्रदेश को तो दो भागों में विभाजित करती है, लेकिन बराबरी से अगर बात करें तो मालवा के पठार को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है कर्क रेखा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, काली मिट्टी पाई जाती है, हमने बात करी, क्योंकि लावा से निर्मित है भाई, लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। लोहे चूने के प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, इसके कारण इसका कलर काला हो जाता है, और बहुत ही अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए, ठीक है ना, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यह पठारी क्षेत्र कहां कहां है भैया, उज्जैन, सांची, भीमबेटका, विदिशा, उदयगिरी की गुफाएं, इन सारी जगहों पर यह क्षेत्र पाया जाता है। ये फेमस क्षेत्र है। हमने पर्यटन वाले और प्रमुख क्षेत्रों की बात करी थी एक वीडियो में, आपको याद होगा, ठीक है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी ये पूछी जाती है, सिगार चोटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सिगार चोटी, सिंगार चोटी जिसको कहा जाता है, ये धार में पड़ती है, मतलब इंदौर धार वाले क्षेत्र में। 881 मीटर की इसकी ऊंचाई है। वैसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, लेकिन मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार चोटी है, 881 मीटर की, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना भाई। इस पठार का विस्तार अगर बात करें तो गुना कहां है, ये गुना है, ठीक है। राजगढ़, ये नीचे राजगढ़ है। भोपाल, ये बगल में भोपाल है। भोपाल के बाद रायसेन, ये बगल में रायसेन है। सागर, ये बगल में रायसेन है, मतलब विदिशा के बाद सागर है, ठीक है। विदिशा, सागर, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ और धार, ठीक है। धार जिले में क्या है, इसका पूरा विस्तार माना जाता है, किसका, मालवा के पठार का माना जाता है। और राज्य का सबसे बृहद भूभाग जो है वो मालवा पठार के अंतर्गत ही आता है। सबसे ज्यादा मालवा के पठार में क्षेत्रफल, हमने बात करी 28% का क्षेत्रफल है, बिल्कुल कम नहीं है ये क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, मध्य भारत के पठार की बात कर ले। मध्य भारत का पठार ये वाला क्षेत्र, चंबल ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा पठार के पूर्व उत्तर में, पूर्व उत्तर पूर्व में, ठीक है। सो पूर्व उत्तर में ये स्थित है, मालवा के पूर्व उत्तर में ये मध्य भारत का पठार कहला रहा है पूरा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 10.68% है। मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 10.68% क्या है भाई, आपका ये मध्य भारत का क्षेत्र है, याद रखिएगा, पठार का। मालवा का पठार कितना है, 28% है टोटल क्षेत्रफल के, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके अंतर्गत अगर देखें हम जिलों की बात करें तो शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, ठीक है। ये मंदसौर है, ये मंदसौर है, ये नीमच है। ये यहाँ पे आप जाओगे तो ग्वालियर पड़ जाएगा, भिंड पड़ जाएगा, मुरैना पड़ जाएगा, ठीक है। और क्या बताया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ये शिवपुरी वाला क्षेत्र, ठीक है। सो ये पूरा क्षेत्र जो है ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 10.68% इसका टोटल क्षेत्रफल है, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रमुख नदियों में चंबल, पार्वती, काली सिंधी, ये इनकी प्रमुख नदियां हैं जो इस मध्य भारत के पठार से गुजरती हैं। और जलोढ़ और काली मिट्टी, चंबल नदी के आसपास वाला, क्योंकि चंबल जो है वो सहायक यमुना की ही, यमुना गंगा की नदी की सहायक नदी है, और गंगा का जो है वो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा वहां पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा काली मिट्टी, चूंकि यहाँ मालवा लग जाता है तो मालवा से कुछ मिट्टी जो है क्षेत्र, वो काली मिट्टी का क्षेत्र भी पड़ता है यहाँ पे। इस
मिट्टी में हमने बात करी हुई है गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनकी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं और बहुत ही उपयुक्त होती हैं ये इनकी खेती के लिए। और बात कर ले भैया तो इन में अच्छा खासा वनस्पतिक क्षेत्र है, हालांकि ये जो क्षेत्र है ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो शीशम, सागौन, नीम, पीपल, खैर, ये प्रमुखता यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। और इस पूरे क्षेत्र में सहरिया जनजाति जो है पठारी क्षेत्र में निवास करती है। सहरिया जनजाति पिछड़ी जनजातियों में, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति में इसका नाम आता है, जो कि भैया औषधीय गुणों के लिए, मतलब औषधि की जानकारी रखते हैं, जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान रखते हैं सहरिया जनजाति। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। भैया बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, तो ये मालवा, मध्य भारत। अब जो क्षेत्र है ये पूरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। तो इसका विस्तार कहाँ है? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, गुना आदि क्षेत्र में। ये है निवाड़ी भी आ जाएगा, इसी में टीकमगढ़ में आता था पहले। ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया। ठीक है, टीकमगढ़, फिर भैया ये दतिया है, ये शिवपुरी है और ये गुना वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है, ये पाया जाता है। ये पठार कुल क्षेत्रफल का 7.70% है। कितना भैया? टोटल प्रतिशत 7.70% है बुंदेलखंड के पठार का। 10.68% किसका है? मध्य भारत के पठार का। 28% मालवा के पठार का। हमने सबकी बात अभी तक कर ली है, याद करते रहिएगा। इस पठार में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें ज्यादा मिलती है। हमने अभी बात करी थी भैया कि वही क्षेत्र है ना। शुरुआती तौर पर यहाँ पे कोड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट नीस की चट्टानों से बना है। इस क्षेत्र की चट्टानों में फास्फेट जो खनिज है प्रमुखता से पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाल काली मिट्टी है, वैसे मिश्रित मिट्टी बोलते हैं इसको। लाल काली मिट्टी जो है वहां पाई जाती है इस बघेलखंड के क्षेत्र में, सॉरी बुंदेलखंड वाले पठार के क्षेत्र में। और इस पठार से बेतवा, केन, धसान, ये सिंध नदियां जो है प्रमुखता से प्रवाहित होती हैं इस जगह से। ठीक है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड के पठार समप्राय मैदान और टोर आकृतियां यहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है बुंदेलखंड की, तो भैया वो है सिद्ध बाबा की चोटी। क्या है? सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। 1172 मीटर की ये ऊंचाई है इसकी। किसकी? सिद्ध बाबा की चोटी की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। 1172 मीटर की ऊंचाई है इसकी, याद रखना है। और ये दमोह के आसपास पड़े। ठीक है, चलिए। विंध्यन कगारी प्रदेश, विंध्य कगारी प्रदेश है जिसको रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है। रीवा पन्ना का पठार, ये पन्ना, रीवा, सतना, मतलब सतना रीवा, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। ठीक है, सो मालवा पठार के उत्तर पूर्व, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में यह फैला हुआ है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा यहां से निकल जाती, गुजर जाती बीचों बीच, उत्तर में है कर्क रेखा के यह क्षेत्र। त्रिकोणीय आकार की पठारी क्षेत्र कहलाता है ये रीवा पन्ना का क्षेत्र जो है ये ऐसा। ठीक है, त्रिकोणीय आकार का ये क्षेत्र है। और इसकी भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट से लेके 25 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, और 78 डिग्री 4 मिनट से लेके 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इसकी ये भौगोलिक विस्तार माना जाता है। ठीक है, यहाँ सतना, रीवा, पन्ना, दमोह, ये सभी क्षेत्र जो है इस रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र में, या इसको विंध्य कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रदेश की कगार भूमि में क्या है भैया? जवेरा का गुंबद पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जवेरा का गुंबद कहाँ पाया जाता है? जवेरा का गुंबद जो है भैया ये रीवा पन्ना के पठार में पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवेरा का गुंबद विंध्य कगारी क्षेत्र में पाया जाता है। इस पठार के सहारे टोंस नदी, ठीक है, और चचाई, केवट, बहुती, ये सब क्या है? ये नदियां हैं, सहायक नदियां हैं इनकी, निकलती हैं। यमुना और सोन नदियां जो है इसका जल विभाजक का कार्य जो है वो कैमूर श्रेणी करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यमुना नदी और सोन नदी, ये दोनों गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में इनका नाम आता है। तो भैया इन दोनों का जल विभाजक का कार्य कौन करता है? कैमूर श्रेणी इन दोनों के जल विभाजन का कार्य करती हैं। केन, सोन, बेथरमा, टोंस यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ से प्रभावित होती हैं इस क्षेत्र से। केन नदी गहरी कंदराएं बनाती है। कंदराएं मतलब गड्ढे। यह क्षेत्र चूना पत्थर और सर्वथा हीरा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? यह क्षेत्र विंध्यन कगारी क्षेत्र है। गेहूं प्रमुख फसल है और
पूर्व की ओर चावल की खेती होती है, क्योंकि यहां पर आपकी अगर बात करें तो लाल पीली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है जिसमें चावल बहुत अच्छा उत्पादित होता है। सो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर चावल की खेती होती है। बाकी थोड़ा पश्चिमी साइड चले जाओ आप, पन्ना साइड, तो वहां पर गेहूं प्रमुखता से हो जाता है। ठीक है भाई। नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र कौन सा भैया? नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। याद रखो ये जो बिंद वाला क्षेत्र है, रीवा पन्ना 7% का क्षेत्र, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी यह प्रदेश का सबसे निम्न भौगोलिक क्षेत्र, यानी प्रदेश में सबसे निचला स्थान अगर पूछा जाए तो वो क्या है? नर्मदा सोन घाटी है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे नीचे जो है यही है नर्मदा सोन घाटी। निम्न भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है, सबसे निम्न भौगोलिक क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। ठीक है। और भ्रंश घाटी है यहाँ पर एक, जिसके अंदर नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, ये पूरा जो बेल्ट है नर्मदा नदी वाला, वही जो बेल्ट है, इस घाटी का विस्तार वहां पाया जाता है। और दक्कन ट्रैप की चट्टानें यहाँ प्रमुखता से मिलती हैं। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, याद रखिएगा, है ना। और चूना पत्थर इत्यादि मिल जाते हैं। नर्मदा नदी विंध्य शैल समूह, विंध्य शैल समूह में बहुत सारी चीजें जो है मिल जाती हैं, हमने बात करी हुई थी, है ना। इसको काटकर मंदाता कंदरा का निर्माण कर दी। किसका? मंदाता कंदरा का निर्माण नर्मदा सोन घाटी करती है। ये पूछा जाता है, मंदाता नगरी, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? किसकी बात हो गई भाई? हमारी बात हो गई उच्च मध्य क्षेत्र की, प्रदेश की 5। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, ये सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनबने जंगल वहां नहीं है, ये प्रमुख क्षेत्र है सतपुड़ा वाला। ठीक है। सतपुड़ा है, मैकल श्रेणी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है सतपुड़ा मैकल वाला। इस पे हम डिस्कस करें। ये देखो सतपुड़ा पर्वत और ये मैकल पर्वत। ठीक है। सतपुड़ा, मैकल, ठीक है, याद रखना ये वाला वो क्षेत्र है। बुरहानपुर दर्रा है यहाँ पे। ठीक है। ये तीनों अलग अलग श्रेणियां हैं यहाँ पे। ठीक है। राजपीपला श्रेणी भी है, बुरहानपुर श्रेणी भी है, और महादेव श्रेणी है, फिर मैकाल श्रेणी है। सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल इसी में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी पाई जाती। सतपुड़ा की श्रेणियां मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे क्षेत्र है। पूरे सबसे ऊंचे क्षेत्र मध्य प्रदेश के। सबसे नीचे क्षेत्र तो नर्मदा सोन घाटी हो गए, सबसे ऊंचे क्षेत्र क्या हो गए? सतपुड़ा मैकल श्रेणी हो गई। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा भी ऊपर से निकलती है, दक्षिण से ताप्ती निकलती है, इसके बीच में ये क्षेत्र है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब भैया मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? 3 भागों में बांटा गया है। किसको? इस सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में। पहला भाग जो है वह पश्चिमी भाग कहलाता है। कौन सा? पश्चिमी, बिल्कुल पश्चिम की तरफ भाग है ये। इसमें सतपुड़ा और राजपीपला, ये 2 श्रेणियां चलती हैं। सतपुड़ा और राजपीपला की श्रेणियां चलती हैं, जिन्हें राजपीपला की पहाड़ियां भी कहा जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जो है यह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, सकरी है ना, और इसमें ढलान थोड़ा सा ज्यादा है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। बुरहानपुर दर्रे तक आती है, हमने अभी दिखाया था आपको बुरहानपुर दर्रा। ठीक है। सो ये पश्चिमी श्रेणी है, इसका पहला भाग। ठीक है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में इस साइड आ जाओ आप, तो भैया पर्याप्त रूप से ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। ये सकरी है इधर, फिर चौड़ी हो जाती है, जिसे पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणी कहा जाता है। महादेव श्रेणी यहीं आती है। दूसरे भाग की बात करें तो मध्य श्रेणी है दूसरा भाग, जो राजपीपला के पूर्व में। सबसे पहले राजपीपला श्रेणी है, फिर महादेव श्रेणी है, फिर मैकाल श्रेणी है। ठीक है। सो राजपीपला के पूर्व में, पूर्व मतलब इस साइड खिसक रही है और चौड़ी होती चली जा रही है। इस श्रेणी का मुख्य भाग जो है ग्वालीगढ़ श्रेणी कहलाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है। ग्वालीगढ़ श्रेणी जो है ये प्रमुख है। फिर महादेव श्रेणी आ जाती है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची 2 चोटियां महादेव श्रेणी में ही स्थित है। महादेव श्रेणी में राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ 1350, उसके बाद चौरागढ़ चोटी भी इसी पे है महादेव श्रेणी में। तीसरा भाग जो है वो मैकल श्रेणी कहलाता है, मैकल वाला पार्ट। ठीक है। पूर्वी सीमा जो है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी सीमा ऐसे चला जाता है ना, ये अर्धचंद्राकार हो जाता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली है। उत्तर से दक्षिण की ओर, समझ रहे हो? उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली हुई है। तीसरा भाग मैकल श्रेणी इसको कहा जाता है। फिर भैया पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार इसको कहा जाता है। ये तीसरा भाग है मध्य प्रदेश का फिलहाल तो।
ठीक है, ये देखो बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार भी इसको कहा जाता है। ये मैकल श्रेणी है, ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ बुरहानपुर दर्रा, ये राजपीपला की श्रेणी हो जाती है। कौन सी? राजपीपला, राजपीपला की श्रेणी है ये भैया मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद बुरहानपुर दर्रा, फिर भैया ये आ जाएगी राजपीपला के बाद यहाँ ग्वारी घाट श्रेणी, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ श्रेणी, फिर आ जाएगी ये महादेव श्रेणी। कौन सी? महादेव श्रेणी। तो महादेव श्रेणी पे ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ये, ठीक है। फिर आ जाएगा मैकल पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, तीसरी श्रेणी है ये। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी पठार की, बघेलखंड के पठार की। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में, कहां भैया? पूर्व में, बिल्कुल पूर्व की बात चल रही है, पहाड़ी क्षेत्र है ये। बघेलखंड के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। यह सबसे बड़ा पठार है प्रदेश का, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार क्या है? बघेलखंड का पठार, और इसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर का है। बघेलखंड का पठार प्राचीन गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। ये वो क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे, ये कभी डूबा नहीं, ये क्षेत्र पानी में ही नहीं डूबा कभी, ठीक है। सो प्राचीन गोंडवाना शैल समूह से निर्मित भूखंड है ये, पुराना भाग है ये, सबसे पुराना भाग मध्य प्रदेश का। इसका प्रसार कहाँ है? शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी। तो भैया ये है आपका शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है, अनूपपुर भी इसी में आ जाता है, ठीक है। इन जिलों में ये क्षेत्र पड़ता है। और सबसे मेन नदियां मध्य प्रदेश की, नर्मदा हो गई, सोन नदी हो गई, इसकी सहायक नदी है सोन की जोहिला नदी, ये सब यहीं से निकलती हैं। याद रखिएगा, किससे? बघेलखंड के पठार से, अमरकंटक से, है ना। बघेलखंड का पठारी क्षेत्र जो है, यहाँ पर प्रमुखता से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर चावल सबसे प्रमुखता होता है। इस पठार में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिनमें बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, और प्रमुखता जो पाया जाने वाला खनिज है वो है कोयला, ठीक है। सो कोयला मुख्य रूप से यही पाया जाता है। सिंगरौली जो है बघेलखंड के पठार में स्थित है, और इसको सिंगरौली का जो बेड़न है, इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इस पठार से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल गुजरेगी, है ना, ये ऐसे जाते हुए निकलती है ना सिंगरौली से, और ये क्षेत्र जो है आईएसटी पे पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो ये तो हमने बात कर ली सारी की सारी भौगोलिक संरचना की। अभी बचे हैं पहाड़, पहाड़ियां, पठार, है ना। तो चलो प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात कर ले मध्य प्रदेश के, जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में एक है मध्य प्रदेश में, अरावली श्रेणी। हालांकि ये जीर्ण छीर्ण हो चुकी है, यहाँ से बहुत कम बचा है, ठीक है। तो यह पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कौन सी? अरावली पहाड़ जिसको कहते हैं, अब नहीं बचा है, ठीक है। अरावली सबसे ऊंची चोटी आबू पर्वत है, माउंट आबू का नाम आपने सुना होगा, जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1158 मीटर की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, 1158 मीटर की ऊंचाई है आबू पहाड़ की, ठीक है। इसका विस्तार दिल्ली से है, कहां से है? दिल्ली से है भाई, और अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई श्रेणी है अरावली। अब तो जीर्ण छीर्ण हो चुकी है, बहुत कम बची हुई है, टूट फूट गई है बिल्कुल से। अब दूसरी बात करें जो मध्य प्रदेश में प्रमुखता पाई जाती है, विंध्याचल श्रेणी। ये भी कम पुरानी नहीं है, हिमालय से पुरानी तो है ही। सबसे नवीन श्रृंखला जो है पूरी दुनिया की वो हिमालय है, लेकिन ये सब पुरानी है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सब पुरानी है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा प्रमुखता से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में, कहा? नर्मदा नदी जो निकल रही है, इसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 457 से 610 मीटर की है। क्या है? 450 से 600 मीटर मान लो, एक ऑन एन एवरेज इसकी औसत ऊंचाई है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है इस विंध्याचल पर्वत की, वो क्या है? अमरकंटक चोटी कहलाती है। 1057 मीटर की ऊंचाई है। यहीं से भैया आपकी अमरकंटक से 2-3 नदियां निकलती हैं, ठीक है, जिनमें नर्मदा हो गई, सोन हो गई, जोहिला हो गई, ये प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, याद रखिएगा। इससे नर्मदा, सोन, बेतवा नदियों का उद्गम भी होता है। इससे मतलब अमरकंटक से नहीं, विंध्याचल पर्वत से, है ना, क्योंकि बेतवा अलग आ जाएगी, रायसेन से निकलेगी, कुमरा गांव से, ठीक है। इसका निर्माण क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थरों से हुआ है, ठीक है, क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थरों से हुआ। विंध्याचल ट्रैप की चट्टानें कहलाती हैं, ये याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनबने जंगल। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो है नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल का है, दक्षिण में सतपुड़ा का है। याद रखिएगा, विंध्याचल के समान ही ये समानांतर बहती मतलब चली जाती श्रृंखला है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। क्या भैया? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तभी तो भैया ग्रेनाइट के पहाड़ मिलते हैं जबलपुर अबलपुर में, नदी के आसपास, ठीक है। इस पर्वत के दक्षिण में क्या है? ग्वालीगढ़ श्रेणियां हैं,
ग्वालीगढ़ हमने बात करी हुई है, ठीक है। उत्तर में महादेव पर्वत की श्रेणी है और पूर्व में छिंदवाड़ा बैतूल के पठार है। क्या है भैया? छिंदवाड़ा और बैतूल का पठार है। ये छिंदवाड़ा आप देख पा रहे होंगे, ये बैतूल आप देख पा रहे होंगे, तो इसके पठार हैं ये, ठीक है। इसके आसपास यहाँ महादेव श्रेणी है होशंगाबाद में, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे ये बुरहानपुर दर्रा है यहाँ पे, ठीक है। इसके आसपास ग्वालीगढ़ श्रेणी है, ठीक है, ये वाली। तो ये पूरा पूरा विस्तार है, कहाँ विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत का, याद रखिएगा। मैकाल अमरकंटक श्रेणी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैकाल जो है ये सतपुड़ा विंध्याचल को जोड़ती है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। सो इसको मैकाल अमरकंटक श्रेणी कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत का दक्षिण पूर्वी विस्तार, दक्षिण पूर्वी विस्तार है ये मैकाल का। यह श्रेणी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार सुना है ना, बिल्कुल भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। तो उस झारखंड तक ये विस्तृत होता चला जाता है सतपुड़ा अमरकंटक, है ना, याद रखिएगा। मैकाल अमरकंटक श्रेणी जो है इसका निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है, क्वार्ट्जाइट से हुआ है, क्वार्ट्ज जिनको कहते हैं, अवसादी चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। किसका? ये श्रेणी का। और लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में मसालों की खेती की जा सकती है, ठीक है। यह प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी क्षेत्रों में मिलती है। तो भैया ये शहडोल है, ये मंडला है, ये डिंडोरी है। इस क्षेत्र में आपको सतपुड़ा मैकल श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है, अमरकंटक श्रेणी मिल जाएगी। और यहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला, रेहंद, ये बहुत सारी नदियां हैं, इनका उद्गम इसी मैकाल अमरकंटक श्रेणी से हुआ है। ये प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की। महादेव श्रेणी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार है, याद रखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूर्वी विस्तार है ये किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। सबसे ऊंची मध्य प्रदेश की चोटियां जो है वो इसी महादेव श्रेणी पर स्थित है। छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। छिंदवाड़ा, ये भैया छिंदवाड़ा है, ठीक है, ये नरसिंहपुर है, यहाँ इसके अलावा ये सिवनी है, होशंगाबाद है। इस क्षेत्र में जो है ये आपका क्या है? महादेव श्रेणी का विस्तार है। और महादेव श्रेणी का निर्माण भी बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है, प्रमुख हिल स्टेशन माना जाता है भैया, याद रखिएगा, पचमढ़ी कहलाता है एकमात्र हिल स्टेशन। हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है मध्य प्रदेश की पचमढ़ी, इसी पर्वत श्रेणी पर। और इसी पर्वत श्रेणी पर पचमढ़ी में ही पड़ती है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है चौरागढ़, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेंगी आपको? इसी पचमढ़ी पर, जो कि महादेव श्रेणी पे विस्तृत है। सतपुड़ा का पूर्वी छोर है ये, ठीक है। कैमूर भांडेर श्रेणी, क्या भैया? भांडेर श्रेणी, कैमूर भांडेर श्रेणी इसको कहते हैं। विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार, है ना। कैमूर अमरकंटक श्रेणी जो है वो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार है, दक्षिण पूर्वी विस्तार। और कैमूर भांडेर श्रेणी जो है वो विंध्याचल पर्वत का क्या है? पूर्वी विस्तार है। और जनरली कैमूर श्रेणी जो है वो विंध्याचल सतपुड़ा को जोड़ने वाली श्रेणी, समझ पा रहा हूँ, बेसिक ये है, ठीक है। तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ। कुल मिला के ये मान के चलो कि ये पुरानी श्रेणियां जो हैं तो बलुआ और क्वार्ट्ज से मिलकर बनी हुई है, याद रखना है, ठीक है। यमुना और सोन नदी का जल विभाजक का काम कौन करता है? यही कैमूर श्रेणी करती है। सीधी, सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, ये वो क्षेत्र है जहां पर ये कैमूर भांडेर श्रेणी पाई जाती है, इसका विस्तार है, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, सबसे पहले विंध्याचल पड़ेगी, फिर भांडेर, फिर कैमूर, और पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में पड़ती है, याद रखिएगा। इनके समूह सामूहिक रूप से वही छोटा नागपुर का पठार तक ये विस्तृत चली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कैमूर भांडेर श्रेणी में गंगा, नर्मदा, गंगा नदी ऊपर है, नर्मदा नदी ये है। तो बेसिन का जल विभाजक का काम कौन करता है? यही करती है। देखो यार, ये गंगा है, ये नर्मदा है, तो इसके जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? ये कैमूर श्रेणी कर रही है, ठीक है। इसके अलावा यहां से जुड़ती है यमुना, यमुना में मिलती है चंबल, चंबल मिल जाती है, बेतवा मिल जाती है, सोन यहाँ से मिलती है। तो यमुना और सोन नदी जो है प्रमुख सहायक नदी है गंगा की, उसके जल विभाजक का काम भी कैमूर करती है, ठीक है। गंगा और नर्मदा के जल विभाजक का काम भी कैमूर श्रेणी करती है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। इस श्रेणी से चंबल, बेतवा, केन नदियां निकलती हैं, ठीक है। और भैया विंध्याचल श्रेणी में चूना पत्थर कहाँ मिलता है? सतना। हीरा कहाँ मिलेगा? पन्ना में। कोरंडम मिलेगा रीवा जिले में, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त करी जाती हैं खनिज के तौर पर, प्रमुख खनिज यहाँ पर ये मिल जाते हैं। चलिए, अब भौगोलिक स्वरूप की बात कर ले मध्य प्रदेश की। भौगोलिक स्वरूप जिससे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये बिल्कुल 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, बिल्कुल यहाँ तक 26 डिग्री 30 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। 21 से 26, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश,
और देशांतरों की बात करें तो 74 डिग्री, कहाँ गया, 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। किसका, मध्य प्रदेश का। 21, 6, 26, 30, 74, 9, 82, 48, ठीक है। और 82, 30 पे IST निकलती है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है, ठीक है भैया। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल हमने आपसे पूछा था 3,08,252। अभी एक चीज याद रखिएगा, पहले अमरकंटक की पहाड़ी थी, उस पर थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में, तो कुछ लोग 245 वर्ग किलोमीटर भी बोल रहे थे इसका एरिया, लेकिन वो लड़ाई जीत चुके हैं हम। तो अब हमारा ओरिजिनल क्षेत्रफल जो है यही है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। भारत के 100% क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का योगदान जो है 9.38% है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब तक छत्तीसगढ़ था तब तक पहला सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, है ना, 443, 446, ठीक है। ये 4,43,446 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हुआ करता था पहले, जब छत्तीसगढ़ हुआ करता था। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ये इतना बचा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य अगर बात करें तो देश में राजस्थान अब पहले नंबर पर हो गया, नहीं तो पहले दूसरे नंबर पर था। इसके बाद द्वितीय स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 870 किलोमीटर है। पूर्व ये है बिल्कुल पूर्वी चोटी से लेके, यहां से लेके पश्चिमी चोटी कहाँ है अपनी, कि यहां से अगर हम बात करें यहां तक की, तो ये कितना है, 870 किलोमीटर की लंबाई है पूर्व से पश्चिम, 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर भाग हमारा क्या है, ये वाला है मुरैना, यहां से दक्षिणी भाग हमारा बुरहानपुर वाला है। तो यहां उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो 605 किलोमीटर की लंबाई विस्तारित है, ठीक है। तो भैया ये याद रखिएगा। पश्चिम में, पश्चिम और पूर्वी सीमाएं कहां से लगती हैं, पश्चिम में सबसे पहले ये गुजरात है, छोटा सबसे छोटी सीमा गुजरात से लगती है, याद रखिएगा 2 जिले ही लगते हैं हमारे। गुजरात के बाद मैकल कैमूर श्रेणियां द्वारा यहाँ पर पश्चिमी सीमा जो है और पूर्वी सीमा निर्धारित की जाती है। गुजरात पश्चिमी सीमा, मैकल सतपुड़ा श्रेणी के बाद यहाँ पे क्या है, जो झारखंड लग जा सॉरी छत्तीसगढ़ लग जाता है, वो पूर्वी सीमा। राज्य की सबसे ज्यादा सीमा जो है कहाँ लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। ये यहाँ से चालू होता है पूरा उत्तर प्रदेश, ये ऐसा 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 जाते हुए, ठीक है, ये पूरा उत्तर प्रदेश कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा यहाँ तक उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो सबसे लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात सबसे छोटी सीमा, ये गुजरात की सीमा है, ये यहाँ से चालू होती है, ये आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये गुजरात है बस, ठीक है। तो सबसे छोटी सीमा गुजरात से लगती है, जो कि बड़ोदरा जिला लगता है गुजरात का मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा है जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में काटती है, बिल्कुल काटती है। नर्मदा नदी के समानांतर प्रदेश को 2 बराबर भागों में काटती है। 14 जिले गुजरते हैं, मतलब 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राज्य की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, ये भी हमने बात कर चुकी है, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ और गुजरात सबसे छोटा। प्रदेश में उच्च भूमियों का प्रदेश जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, हमने बात करी ली है कि ये उच्च प्रदेश है, बिल्कुल, है ना। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, ठीक है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। कितनी है, 300 मीटर की औसत ऊंचाई तो हर जगह मिल ही रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश से पृथक अगर बात करें, अलग कर दिया गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी हो गई है, अब समुद्री घोड़े के समान हो गई है छत्तीसगढ़ की आकृति। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो समुद्री घोड़े जैसी आकृति सिवनी जिले की भी है, ठीक है, वो दरियाई घोड़ा नहीं दिखता है, हाँ वैसे। और अब छत्तीसगढ़ की क्या है, दरियाई घोड़े जैसी स्थिति हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा जो है बनाने वाला जिला क्या है, नीमच है। सबसे ज्यादा सीमा जो है अंतर राज्य की, ये देखो नीमच यहां से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर क्रीक्स 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 क्रीक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक चलता है। तो सबसे बड़ी सीमा जो है वो नीमच जिले की बनती है, याद रखिएगा, ठीक है। और शिवपुरी ऐसा जिला है, शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ है भैया, ये है शिवपुरी आपका, ये वाला क्षेत्र। तो शिवपुरी ऐसा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है, ये यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश लग जाता है, और पश्चिम में राजस्थान से सीमा लगती है, ये इस साइड पश्चिम में पूरा राजस्थान है, ठीक है। सो शिवपुरी ऐसा जिला है, याद रखिए, पूछा जाता है। मुरैना, ये है मुरैना, ये वाला क्षेत्र जो है मुरैना है ना, इसकी 2 जगह से लगती है। और शिवपुरी
ये 2 जिले हैं जिनकी सीमा कहाँ लगती है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती है, याद रखिएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ महाराष्ट्र है, यानी कि यहाँ छत्तीसगढ़ है, ये वाला क्षेत्र ये महाराष्ट्र है, तो ये बालाघाट जिला हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बालाघाट ऐसा एकमात्र जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, इधर ये गुजरात है यहाँ पे, तो एक ही जिला देख पा रहे होंगे, अलीराजपुर। ठीक है, जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाने वाला जिला क्या है, अलीराजपुर। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भैया गुजरात और राजस्थान, ठीक है, सो गुजरात और राजस्थान, ये यहाँ पे गुजरात लगेगा, यहाँ राजस्थान लग जाएगा, ये है झाबुआ। क्या है भैया, झाबुआ। तो दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, झाबुआ है, याद रखिएगा। 7 भौतिक प्रदेश हैं, इस पे हमने बात कर ली, बड़े पैमाने पर 5, 3 है, 3 है। ठीक है, भौतिक प्रदेश 3 है बड़े रूप से, इसमें से एक को हमने 5 में बांटा है और बाकी एक एक अलग है, तो ऐसे 7 भौगोलिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश हो जाते हैं मध्य प्रदेश के। इसका आकार बैठे हुए ऊंट के समान है, मध्य प्रदेश का आकार। आप देखोगे ऊंट जब बैठ जाता है बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे ही बैठा हुआ है ये ऊंट। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ऐसी आकृति है मध्य प्रदेश की, बैठे हुए ऊंट के समान। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। ये पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है, लैंड लॉक्ड स्टेट इसको कहा जाता है। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब यह है कि ये इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा इससे लगती है। ठीक है, सो इसको पूर्णतः भू आविष्टित राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, प्रदेश की सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा से लग रही है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भू आविष्टित राज्य कहते हैं। यह देश के मध्य में स्थित है, बिल्कुल स्थित है मध्य में, इसीलिए हृदय प्रदेश भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। हमने बात करी है, गोंडवाना लैंड बिल्कुल शुरुआती समय का सबसे प्राचीन, और उसमें भी ये क्षेत्र जो है गोंडवाना क्षेत्र, बेसिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वो तो बिल्कुल अति प्राचीन क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल हमने बात करी ली है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल के 9.38% है भारत के, है ना। मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की 6% है, पूरे भारत की जनसंख्या का 6% जनसंख्या 2011 की जनगणना में भारत की मध्य प्रदेश की रही है, 7,26,26,509। ठीक है, और अगर बात करें तो भाई 6वें नंबर पर आता था, लेकिन 2011 के बाद 2014 में एक नया राज्य बना तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश से अलग हो, तो 5वें नंबर पर जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का नाम आ गया। मध्य प्रदेश संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का हिस्सा है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पठार के। ठीक है, ये याद रखिएगा। गोंडवाना शैल समूह जो है, इसका जो लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना, ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है, हमने डिस्कस किया था। भारत के पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टान है और पूर्वी भाग में विश्व शैल समूह जो है वो मिलता है। 10 संभाग है मध्य प्रदेश में, जी हाँ बिल्कुल, डिविजन्स 10 हैं, जिनमें 52 जिले हैं। कितने हैं, 52 जिले हैं। 53 प्रस्तावित है और 2 और प्रस्तावित है, 3 जिले प्रस्तावित हैं। ठीक है, इंदौर, जबलपुर, ये दोनों संभाग है जिनमें 8-8 जिले हैं, और फिर भी क्षेत्रफल के मामले में जबलपुर सबसे बड़ा संभाग माना लिया जाता है। उज्जैन में 7 जिले हैं, भोपाल और ग्वालियर, ठीक है, इनमें 5 हैं। सागर में 6 संभाग हो गए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि निवाड़ी बन चुका है, तो 6 संभाग हैं सागर में, और भोपाल ग्वालियर में 5-5 संभाग है। इसके बाद 4 संभाग जो है, 4 जिले जो हैं वो कहाँ है, रीवा जिले में है, जी हाँ, नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल, इनमें तीनों में क्या है, 3-3 जिले हैं, तो 9 जिले ये हो गए। 9 के बाद 4 जिले, 4 के बाद 10 जिले, और 6 जिले और 16 जिले, इन सबको जोड़ लोगे आप तो 26 और 6 32, 32 और 4 36 और 9 जो कुछ भी है वो, हाँ 7 भी तो भूल गए, 7 भी तो है, ठीक है 7, तो ये मिला के 52 हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, राज्य का कुल क्षेत्रफल हमने देख ही लिया है ना, ये 9.8% है, 38%। चलो, कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। कौन कौन से वो जिले हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इन जिलों के नाम है रतलाम, रतलाम से स्टार्ट होती है, ये रतलाम पड़ जाता है यहाँ पे, ये नीमच है, ये रतलाम है, ठीक है। सो रतलाम से स्टार्ट होगी आपकी ये कर्क रेखा। रतलाम के बाद उज्जैन है, ये उज्जैन के बाद आगर मालवा पहुंचेगी, शाजापुर पहुंचेगी, धार, धार नहीं पहुंचेगी, धार कहां से पहुंच जाएगी जबरदस्ती, धार तो नीचे है भाई, धार में नहीं जाएगी, ठीक है। राजगढ़ पहुंचेगी, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, ठीक है, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये सब जिलों में पहुंच जाएगी। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है भैया। तो 14 जिलों से निकलती है। राज्य की सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश से, सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। प्रदेश की पश्चिमी सीमा गुजरात से, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। ये हमने सारी चीजें प्रमुख तथ्यों के रूप में देख ली हैं। ये देख लो भैया, रतलाम से होकर जाएगी, ये कर्क रेखा है, रतलाम से गुजरेगी, रतलाम के बाद उज्जैन पहुंचेगी, फिर ऊपर आगर मालवा है, ठीक है, आगर मालवा है, फिर राजगढ़ है शाजापुर से आगर मालवा बना, ठीक है। चलिए, राजगढ़ के बाद भैया सीहोर देख रहे हो, ये सीहोर, फिर भोपाल, विदिशा, रायसेन, यहां सागर, ये दमोह, फिर भैया जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जिलों से कर्क रेखा निकल रही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है भैया। वैसे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलो, अब आखिरी चीजों पे और डिस्कस कर लें, भौगोलिक स्वरूप में देख लें, बेसिक। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा बनाता है, जी हाँ बिल्कुल बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से बनाता है, जी हाँ। सबसे कम सीमा गुजरात से बनाता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के 14 जिले जो है वो क्या है भैया, उत्तर प्रदेश की सीमा छूते हैं। कौन कौन से हैं वो? सागर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, दतिया, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मुरैना, भिंड। ये सब के सब जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राजस्थान से उसके बाद 10 जिले जो है सीमा बनाते हैं इस साइड, पश्चिमी सीमा। मुरैना से स्टार्ट होगा, ये मुरैना है, फिर मुरैना के बाद श्योपुर लगेगा, फिर शिवपुरी लगेगा, आगरमालवा, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर। ये सभी के सभी जो है ये 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर सीमा है, 9 जिलों से सीमा बनती है। ये नीचे 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 पूरी महाराष्ट्र से यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो भैया ये है बालाघाट। बालाघाट के बाद आप देखोगे शिवनी, शिवनी के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल, ठीक है। तो भैया छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, बैतूल हो गया। फिर आगे आओगे आप तो यहां पर पड़ेगा ये खंडवा, क्या बनेगा? खंडवा। खंडवा दिख रहा है क्या कहीं? खंडवा, ठीक है। खंडवा के पास बुरहानपुर, तो बुरहानपुर आ जाएगा, जी हाँ। फिर देखोगे आप तो खरगोन है, तो खरगोन है, ये बड़वानी है, तो भैया बड़वानी है, और लास्ट में अलीराजपुर है, तो ये अलीराजपुर। ये 9 जिले जो हैं ये महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। 6 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। यहां से बालाघाट और यहां से सिंगरौली, सिंगरौली का हिस्सा है, फिर यहां सीधी लग जाता है, फिर जाओगे शहडोल पड़ेगा, अनूपपुर पड़ेगा, ठीक है। शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, ठीक है, मंडला, डिंडोरी, ठीक है। अब भैया गुजरात, गुजरात से 2 ही, झाबुआ और अलीराजपुर, ये 2 जिले ही सीमा बनाते हैं। ये गुजरात है तो ये झाबुआ है इधर, ये अलीराजपुर है, 2 जिले ही सीमा बनाते हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, नाम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की एक एक क्वेश्चन लगा लिए हैं, कहीं से क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि पूरी तैयारी यही होने वाली है। और दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि ये हमारा भी तो काम है ना भाई, दोस्तों का भला कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो जल्दी उनको भी शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश के मिलेंगे, तब तक के लिए